हेलो दोस्तों, मैं धनंजय सर आप लोगों को एग्ज़ाम पर एसएसटी सोशल साइंस सी टेट का एसएसटी सोशल साइंस पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन पढ़ाने जा रहा हूं एसएसटी। जिसमें पहला प्रश्न है, बताना है उपयुक्त विकल्प को चुनना है। जिसमें पहला प्रश्न है अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 बजे अपराह्न का समय होगा। कारण आर दिया है, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 पूर्व में स्थित हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ए दिया है, ए गलत है परंतु आर सही है। बी है ए आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है एक की। सी है ए और आर दोनों ही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है एक की। डी है ए सही है परंतु आर गलत है। बताना है कौन सा आंसर सही होगा, जिसमें आपका आंसर बी नंबर होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। जो कि जब लंदन में अपराह्न 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 बजेगा, यानी भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 पूर्व देशांतर में स्थित है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी जब लंदन में 2 बजेगा तो 2 + 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा, यानी 7:30 बजेगा। भारत में 7:30 होगा अपराह्न। इसलिए ए और आर दोनों ही सही हैं परंतु आर सही व्याख्या है एक, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। दिया है ए, कुछ देशों को देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बी दिया है, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। सी है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र में घेरता है। बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए बी और सी सभी सही हैं, यानी तीनों सही हैं। ये कुछ देशों के देशांतर विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। दूसरा, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र में घेरते हैं। ऑप्शन नंबर सी नंबर, ए बी सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। ए है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। बी है बहिर्मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, वायुमंडल। सी है मध्यमंडल, क्षोभमंडल, वायुमंडल, समतापमंडल, वायुमंडल। डी है समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभमंडल। बताना है कौन सा आंसर सही होगा। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन करना है। जिसमें आपका आंसर ए नंबर होगा। पहले क्षोभमंडल होता है, उसके बाद समतापमंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। पृथ्वी वायुमंडल के सबसे निचला पद क्षोभमंडल, उसके बाद समतापमंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। ऋतु किस कारण से होती हैं। ये है, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें
23.5 दक्षिण पर पड़ती हैं। बी पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसे अक्ष का झुका होना। सी पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। डी पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 अंश का कोण बनाता है। बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। ऋतु किस कारण से होती हैं, ऋतु किस कारण से होती है ऋतुओं, बताना है कौन सा आंसर सही है। जिसमें आपका आंसर बी नंबर होगा। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में अक्ष का झुका होना ऋतु के परिवर्तन के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी का परिक्रमा करना और एक ही दिशा में कक्षा का झुका होना ऋतु परिवर्तन कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी ऑक्सीजन। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है, बताना है कौन सा आंसर सही होगा। जिसमें आपका आंसर बी नंबर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है, यानी 78.03% नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बी लेब्राडोर एक गर्म धारा है। सी जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। बताना है कौन सा आंसर सही होगा। जिसमें आपका आंसर ए नंबर होगा। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। अगला प्रश्न है, हिमनद के निक्षेपों को कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। ए हिमोड़, बी लोयस, सी तटबंध, डी समुद्री गुफा। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहते हैं। बड़े बड़े हिमखंडों को हिमनद कहते हैं जो अपने भार के कारण नीचे खिसकते रहते हैं। हिमनद के पिघलने पर जो निक्षेप बनते हैं उन्हें हिमोड़ कहते हैं। निक्षेप दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के वे निक्षेप होते हैं जो बर्फ को पिघलने के स्थान पर ही हिमानी द्वारा लाए गए पदार्थों को जमा होने से बनते हैं। दूसरे प्रकार के निक्षेप परतदार होते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए कथन बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषता का वर्णन करते हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 अंश से 70 अंश में पाई जाती हैं। बी इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें 4 ऑप्शन है। ए शीतोष्ण पर्णपाती वन, बी शंकुधारी वन, सी भूमध्य सागरीय वनस्पति, डी शीतोष्ण घास स्थल। जिसमें आपका आंसर बी नंबर होगा शंकुधारी वन। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाई जाती हैं। इसे टैगा के नाम से जाना जाता है। शंकुधारी वन, शंकुधारी वन इसे टैगा के नाम से जाना जाते हैं। शंकुधारी वन या गुणधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री पाए जाते हैं। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष
चीड़, देवदार, फर, हेमलॉक, स्प्रूस हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? बताना है कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन की विशेषता नहीं है। ए, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। बी, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से आच्छादित हैं। सी, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। डी, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबोलो लेक चाप झील चिन्हित हैं। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में बर्तन दहन कृषि की जाती है। जिसमें आपका आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। बाकी ये 3 विशेषता हैं। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक होता है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से आच्छादित हैं। मैदानी क्षेत्र में ओक्साबो लेक चाप झील चिन्हित हैं। अगला प्रश्न है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटा को अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघनन बनाती है। पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलता है। जिसमें आपका आंसर सी नंबर होगा। नमक की मात्रा अधिकता सागर को संघनन बनाती है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघनन बनाती है, इसलिए तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघनन बनाती है। अगला प्रश्न है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। भूमि उपयोग से आशा भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। जिसमें बताना है ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत, ए सही और बी गलत। जिसमें आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। यानी भूमि उपयोग से आशा भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग, केवल शब्द आएगा तो ऐसा ही गलत है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। ए मृदा में नमी बनाए रखने में। बी मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। सी अवनलिकाओं को बनाने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। डी पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। बताना है रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। जिसमें आपका आंसर डी नंबर होगा। पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। ये मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? ए समय, बी वनस्पति जात प्रमाणी जात, बी सी जलवायु, डी उच्चवच। जिसमें बताना है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? जिसमें आपका आंसर ए नंबर होगा समय। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को समय निर्धारित करता है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाटा मृदा परिच्छेदिका सोइल प्रोफाइल कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ए नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन, बी जैव संसाधन अजैव संसाधन, सी
सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। डी वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। जिसमें बताना है वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें आपका आंसर सी नंबर होगा सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है। ए जिससे संस्कृति और सत्ता में भिन्नता मिलती हो। बी जिसमें भाषा धर्म संस्कृति में समानताएं होती हैं। जिसमें भाषा सांस्कृतिक और धर्म विभिन्नता और असमानताएं पाई जाती है वह समाज जिसमें भाषा धर्म संस्कृति से भिन्नता और असमानताएं पाई जाती हो। बताना है विभिन्न समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन सा सही है। जिसमें आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा जिसमें भाषा संस्कृति और धर्म की विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो। विविध समाज के संदर्भ में कथन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। ए महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। बी महिलाएं जिम्मेवार वाहक चालक होती हैं। सी महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। डी महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। बताना है लिंग जेंडर रूढ़िवादिता धारणा को चुनौती देता है। जिसमें आपका आंसर बी नंबर होगा महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। लिंग रूढ़िवादिता धारणा को चुनौती देता है। अगला प्रश्न है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। ए महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका अधिकार। बी धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। सी श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। डी महिलाओं के लिए मताधिकार। नारी मताधिकार आंदोलन कौन सी मुख्य मांग है। जिसमें आपका आंसर डी महिलाओं के लिए मताधिकार। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की मुख्य मांग महिलाओं के लिए मताधिकार है। अगला प्रश्न जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इनकी रचना समान लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनको संकलन किया गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। बताना है जातकों के विषय में कौन सा कथन सही है। जिसमें आपका आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर आंसर सही होगा। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनकी संकलन किया गया। अगला प्रश्न है आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के विषय में संपूर्ण सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की तीन जिल्दों में से पहली जिल्द है। बताना है आईने अकबरी के विषय में कथनों कौन सा सही है। जिसमें आपका आंसर सी नंबर होगा। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपूर्ण सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल था। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी से संकलित किया? ए गुरु अंगद, बी गुरु अर्जुन, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। बताना है निम्नलिखित में से अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचना को गुरुमुखी में संकलित किया, जिसमें आपका आंसर ए हो जाएगा गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था संगत तथा पतंग के आगे बढ़ाया। इन्होंने गुरुमुखी पंजाबी लिपि का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? जिसमें ऑप्शन ए हैं, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। बी, मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। सी, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम की जाती हैं। 30 से अधिक उम्र के उन पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। बताना है एथियन लोकतंत्र की कौन सी एक विशेषता नहीं थी, बाकी 3 थी। यानी 1 से 11 के डी नंबर, यानी 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुष महिलाओं को पूर्ण नागरिक प्राप्त थी जो दास नहीं थी, ये विशेषता नहीं है, जिसमें आपका आंसर डी नंबर होगा। बाकी ये विशेषता है, सभी नागरिकों को सेना नौसेना में अपनी सेवाएं देना होती थी। मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभी भाषाओं को नागरिक उपस्थित थे। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। अगला, वे उपहार लाते थे, उसके आदेश का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। उन्होंने हार स्वीकार की, इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। इसमें आपका आंसर सी नंबर सही होगा। उन्होंने हार स्वीकार की, उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, जिसमें एक काला रूप, ये है नामावली। काला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। चित्रकारी, जिसमें भारतीय भू दृश्यों को अनूठा दिखाया जाता था। भारत में यूरोपवासियों की ऐसा पूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाता चित्रकला। ब्रिटिश साम्राज्य इतिहास और विजय दृश्यों के चित्रित करने का चित्रकला। इसमें है नयनाभिराम रूप चित्रम, इतिहास चित्रकला, तैल चित्रकला। जिसमें बताना है कौन सा आंसर सही होगा। जिसमें आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीर को बनाने में सहायक थी, ये तैल चित्रकला से हैं। ये तैल चित्रकला से हैं। चित्रकारी, जिसमें भारतीय दृश्यों को अनूठा दिखाया जाता है, ये हैं नयनाभिराम। ये सी नंबर, भारत में यूरोपवासियों ऐसा पूर्ण जीवन शैली, धन संपदा, रौब दाब दर्शाती चित्रकला। रूप चित्रण से हैं, ये रूप चित्रण से हैं। बच गया ये, तो ये हो जाएगा इतिहास चित्रकला। अगला प्रश्न है,
18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? ए नागपुर, मदुरै, दिल्ली। बी पुणे, मद्रास, कलकत्ता। सी सूरत, मदुरै, दिल्ली। डी सूरत, मद्रास, कलकत्ता। इसमें बताना है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? जिसमें आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा, सूरत, मद्रास, कलकत्ता से। सूरत, मद्रास, कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेत का उपयोग करते हुए मूर्तियां में दिखाई गई। महायान बौद्ध के आने के साथ बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। जिसमें बताना है कौन सा आंसर सही है। इसमें आपका ए नंबर आंसर सही होगा। ए गलत है, बी सही है। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई, ये गलत है। महायान बौद्ध धर्म के आने का साथ ही बोधिसत्व विश्वास समाहित हुआ, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी रैतवाड़ी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें ए ऑप्शन है, ये है महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत इलाकों के लिए थी। महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कल्पना को अदा करता था, जबकि रैतवाड़ी में किसान के साथ सीधा समझौता किया जाता था। बताना है कौन सा आंसर सही होगा। जिसमें आपका आंसर बी नंबर सही होगा। ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। ए ईदगाह, बी गुलफरोसा, सी दरगाह, डी खाना शाह। बताना है सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर दरगाह। सूफी संत के मकबरे को दरगाह जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। ए बासवान द्वारा, बी एकनाथ, सी सखुबाई द्वारा, डी रामानुजा द्वारा। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। जिसमें आपका आंसर डी नंबर होगा, रामानुज द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें ए यह एक फौजदारी अदालत थी, बी यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। बताना है कौन सा आंसर सही होगा। जिसमें आपका आंसर ए सही होगा। ये गलत है, बी सही है। यानी यह एक फौजदारी अदालत थी, ये गलत है। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, ये वाला सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ए गलत और बी सही है। अगला प्रश्न है, गैरीसीन नगर से अभिप्राय है किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर है।
नगर से लगी हुई भूमि जो इस माल की आपूर्ति करती हैं, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे। गैरीसन नगर से अभिप्राय हैं। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? ए सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, बी पाश्चर्या को पूरा करना, सी परीक्षा उत्तीर्ण करना, डी कंठस्थ करना। जिसमें आपका आंसर ई हो जाएगा। ये हो जाएगा सापेक्ष महत्व का निर्माण करना है। यानी एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें ए नंबर सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। अगला प्रश्न है 122 नंबर, सामाजिक राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया? ये प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्य और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना है। जिसमें बताना है कौन सा सही होगा। जिसमें आपका आंसर डी नंबर होगा, केवल ए, यानी प्रत्यक्ष उदाहरण अनुभवों से सीखना ये गलत होगा। तथ्य और आंकड़ों के स्मरण का आधारित सीखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ए जानकारी का स्मरण करने को अवधारणात्मक विकास होता है, बी तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। बताना है कौन सा आंसर सही होगा। जिसमें आपका आंसर सी नंबर सही होगा। ए और बी में से कोई नहीं है। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, ये भी गलत। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, ये भी गलत। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा होगा? ए है वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, बी है विद्यालय में वन्य जीव उत्साह मनाना, सी है पशुओं आधारित उत्पादकों को न खरीदने का प्रतिज्ञान लेना, डी है संदर्भ नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। जिसमें आपका आंसर सी नंबर होगा, पशु आधारित उत्पादनों को न खरीदने की प्रतिज्ञान लेना। अगला प्रश्न है, खुली किताब का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, बी विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तक को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सी विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तक के अनुसार कर सकते हैं, डी विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। जिसमें आपका आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेगा? ये छोटे समूह की परियोजना, बी विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुत, सी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, डी समुचित चित्र कोलाज बनाना। बताना है कौन सा आंसर सही होगा। जिसमें आपका आंसर ए सी डी तीनों होगा। छोटे समूह की परियोजना, विशेष द्वारा नृत्य प्रस्तुत, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र को कोलाज बनाना। ए सी डी यानी ये हो जाएगा आपका ए सी डी, बी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? ए विश्लेषण करने की क्षमता, बी परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्षण,
सी तर्क करने की क्षमता, डी अनुभवों की तुलना, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। अगला प्रश्न है आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। ए उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, बी जनजातीय गानों नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, सी उनमें आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, डी उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। इसमें आपका आंसर डी नंबर होगा, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। अगला प्रश्न है जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको ये समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। बी सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहली करनी चाहिए। सी विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हुए केवल ठेस न पहुंचने वाले वस्तुओं पर चर्चा करना चाहिए। डी मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। अगला प्रश्न है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ए राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, बी मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। बताना है कौन सा आंसर सही होगा, जिसमें आपका आंसर बी नंबर सही होगा। ए और बी दोनों सही होगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्यापन केंद्र बिंदु, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। ए एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बी विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, सी समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, डी कार्य की पूर्ति करना। जिसमें बताना है कौन सा सही होगा, जिसमें आपका आंसर डी नंबर सही होगा। ए बी सी सही होगा। ए बी सी एक चुनौतीपूर्ण कार्य करना, विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना, समूहों का विचार पूर्वक चयन करना। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। ए समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, बी विद्यार्थियों बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, सी समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, डी दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। जिसमें आपका आंसर कौन सा होगा, जिसमें आपका आंसर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ए और डी समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है। ए अबुल फजल, बी राज सुंदरी देवी, सी जियाउद्दीन बर्नी, डी मुजफ्फर आलम। जिसमें आपका आंसर डी नंबर होगा। मुजफ्फर आलम को लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। ए लघु चित्रकारी, बी शिलालेख, डी सी हस्तलिपियाँ, डी गुफा चित्रकारी। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हस्तलिपियाँ स्रोत प्रयुक्त करना गलत होगा, बाकी ये सही होगा। अगला प्रश्न है विज्ञापन के विषय वस्तु पर चर्चा करते समय
सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन सा उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? ए व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, बी समता के मुद्दे, जिसमें आपका आंसर सी नंबर होगा। ए और बी दोनों सही हैं। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तर